गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं के अग्रवाल आज आपको आपकी हिंदी पुस्तिका के पद्य भाग का तीसरा अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों ने हमारे पाठ्यक्रम में कितना कुछ पढ़ लिया है और कितना कुछ पढ़ना बाकी है। तो देखो बेटा, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में हमने एक प्रकरण पढ़ लिया है जिसका नाम है हमारा वाक्य प्रकरण। अगर हम पाठ्य पुस्तिका में बात करें तो हमारी पहली पाठ्य पुस्तिका चल रही है जिसके अंतर्गत हमने गद्य और पद्य दो पार्ट पढ़े हैं। गद्य में से हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहला नेताजी का चश्मा, दूसरा बाल गोविंद भगत, तीसरा यशपाल का लखनवी अंदाज। पद्य में से हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर और ये वाक्य प्रकरण कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अपनी कॉपी किस तरह से बनाएंगे? हिंदी की जो पहली पुस्तक है क्षितिज, उसकी गद्य और पद्य की एक कॉपी बनाओगे। एक कॉपी आप बनाओगे अपने ग्रामर की, और उसके साथ हमारी एक दूसरी पुस्तिका है कृतिका, इस कृतिका पुस्तिका की। अर्थात आपकी टोटल 2 कॉपी बनाओ आप। एक क्षितिज जिसमें गद्य पद्य दोनों आ जाएंगे, पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा इसमें। एक बनाओ बेटा व्याकरण की और दूसरी पुस्तिका कृतिका की। क्योंकि कल मुझसे कुछ विद्यार्थियों ने इस प्रकार की बातें पूछी कि कॉपी किस तरह बनाएं सर, क्या बनाएं और कितनी बनाएं। तो मैंने आपको सभी को इस चीज़ से अवगत करा दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने कार्य को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से करते रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं हमारे पाठ्यक्रम के पद्य भाग के तीसरे अध्याय की। इस अध्याय के बाद मैं आज सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि अब हम दूसरी पुस्तिका का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात कृतिका पुस्तिका स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद, जो कि आज हमारा तीसरा अध्याय है। और आपको एक बात और अवगत करा देता हूँ बेटाओ, अब आप लोग सूरदास और तुलसीदास जी के चैप्टर को एक बार पुनः रिवाइज कर लेना, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपका एक टेस्ट लगने जा रहा है जिसमें मैं कवि सूरदास और कवि तुलसीदास दोनों के पाठों को उसके अंदर प्रस्तुत करने जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पाठ नंबर है हमारा ये तीसरा। वैसे अगर बात करें तो ये हमारी किताब में 5वां पाठ दिया हुआ है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम से तीसरा और चौथा चैप्टर हटा दिया है, इसलिए हम 5वें चैप्टर को तीसरा चैप्टर नाम दे रहे हैं, जिसका नाम है बेटा आपका, लेखक का नाम है इसमें, अर्थात कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हमारे किसका नाम है? कवि का। तो कवि का नाम आपको याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारे पाठ का नाम। तो पाठ क्या है बेटाओ? यह पाठ हमारा एक गीत है। क्या है? गीत, जो कि गीत शैली में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस पाठ का नाम है उत्साह। क्या है? उत्साह। तो आज हम उत्साह के संक्षिप्त परिचय को जान रहे हैं। उत्साह क्या है, किस विषय से संबंधित है, किस तरह से है, फिर उसके बाद हम उत्साह पाठ को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप देख रहे हो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। उत्साह जो है एक आह्वान गीत है, अर्थात आह्वान, किसी को बुलाया जा रहा है। किसी को क्या किया जा रहा है? बुलाया जा रहा है, और उसे बुलाने में एक गीत गाया जा रहा है। और किसको संबोधित करते हुए बुलाया जा रहा है? बादल को। तो यहाँ पर आपको उत्साह के साथ ये बादल शब्द याद रखना है, बादल, क्योंकि हम पूरे पाठ में ये शब्द पढ़ेंगे कि उत्साह में किसको संबोधित किया गया है? बादल को। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने क्या बताया भी आपको, कि हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि बादल को संबोधित करते हुए किस तरीके से इस पाठ का आह्वान किया है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। ये देखो, नया टॉपिक मिल गया आपको। जो बादल है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ, अब देखो कविता में जो बादल है वह एक तरफ क्या कर रहा है? वह एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। एक तरफ तो वो क्या कर रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनकी आकांक्षा को, इच्छा को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो दूसरी तरफ
वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। देखो, आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि जो बादल है वह बादल दो प्रकार की शक्ति रखता है अपने अंदर। किस किस की? अगर वह हमें लाभ पहुंचा सकता है तो वह हमें हानि भी पहुंचा सकता है। कैसे? अगर उसने बारिश इतनी की कि हम लोगों की फसल के लिए, हम लोगों के लिए लाभकारी है वो, तब तो हमारे लिए लाभ है। लेकिन अगर बारिश मूसलाधार हो गई, तेज़ी से हो गई, तो उससे हमें यह हानि है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत कि लाभ और हानि अर्थात बादलों के अंदर ये दोनों ही शक्ति किस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे नए अंकुर, नई कल्पना, इनके लिए विध्वंस, विप्लव, ये क्या है? तो यहाँ पर ये बेटाओ कवि कहना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर शोषित है, अर्थात कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचा रहा है, दुख पहुँचा रहा है, पीड़ा पहुँचा रहा है, तो वह व्यक्ति इस संसार से जब तक नहीं जाएगा तब तक वह लोगों का शोषण करता रहेगा। तो नई पीढ़ी का उद्धार कैसे होगा? तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि नई पीढ़ी के उद्धार के लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यहाँ बादलों को बताया है कि वह विध्वंस भी लाता है, विप्लव अर्थात बाढ़ भी लाता है, क्रांति की चेतना भी लाता है। अब यहाँ पर क्या कहा है? कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, अर्थात हम सुंदर कल्पना को भी पढ़ेंगे इसमें। ललित का अर्थ होता है सुंदर, और क्रांति की चेतना कि एक तरफ बादलों का सुंदर रूप और एक तरफ क्रांतिकारी बादल, दोनों ही रूपों को हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर हम सामाजिक क्रांति चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं तो उसमें साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साहित्य से हम हमारे समाज को बदल सकते हैं। आज हमारी हिंदी साहित्य में कई ऐसे अध्याय हैं जिनको पढ़ करके समाज में कई प्रकार का बदलाव आया है। तो निराला इस कविता में इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं कि यह जो कविता है वह नया जीवन प्रदान करने वाली है और नई कविता का संचार करने वाली है। इस तरीके से हम लोग कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उत्साह आह्वान गीत के अंतर्गत बादलों की बात को पढ़ेंगे। बादल के दोनों ही रूपों को देखेंगे। बादल के अंदर किस प्रकार से क्रांति लाने की शक्ति है और किस प्रकार से नया जीवन देने की शक्ति है। इस तरीके से अब हम इस पाठ परिचय को अर्थात इस कविता के परिचय को पढ़ चुके हैं। अब आइए इसी कविता में एक दूसरी कविता है जिसका नाम है बेटाओ अट नहीं रही है। क्या नाम है? अट नहीं रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि पहली कविता का नाम तो उत्साह है और दूसरी का नाम क्या है बेटाओ? अट नहीं रही है। ओके, कविता का नाम लिख देता हूँ मैं, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, ये हमारी कविता है दूसरी। तो आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या बता रखा है। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि फागुन की मादकता को प्रकट किया है। फागुन का जो महीना होता है इसकी जो सुंदरता होती है, इस सुंदरता को प्रकट किया है। कवि ने फागुन की सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता का मतलब है सभी जगह उसका फैलाव, उसका सुंदरता से वर्णन किया है और उन्हें अनेक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। हमारा मन जब प्रसन्न होता है तो हमें हर तरफ क्या दिखता है? फागुन का ही सौंदर्य दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय से इस कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अर्थात फागुन माह की तरह ही आप इस कविता में इस कविता की सुंदरता को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, आज मैंने आपको इसमें दो प्रकार से दो चीज़ें समझाई है। पहली चीज़ तो बताई है कि आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके का है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। आप जब पाठ पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग तो केवल ध्यान से सुन लिया करो बस, 9th क्लास की बात को भूल करके कि अब हम बोर्ड क्लास में हैं 10th में, इस बात को धारण करके और आप केवल और केवल एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लिया करो। बाकी फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, मैं कैसे आपको तैयार करता हूँ।
तो हम लोगों ने उत्साह और अट नहीं रही है, दो कविताओं का आज परिचय पढ़ा है। उत्साह कविता में हम पढ़ेंगे कि बादल क्या होते हैं, बादलों की गर्जना क्या होती है, बादल अपने अंदर अगर लोगों को नया जीवन दे सकते हैं तो उन लोगों का विध्वंस भी कर सकते हैं। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है, अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। तो हमारे अंदर फागुन माह का जो सौंदर्य दृश्य है वह हमारे अंदर समा नहीं पा रहा है, हम उसको जितना देखते हैं उतना ही वह हमें कम लगता है। तो कल हम इन दोनों ही पार्ट को शायद कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आज आप लोग इन दोनों गीतों को अर्थात उत्साह कविता को और अटनेरे कविता को दोनों को ध्यान से सुन करके अपनी कॉपी में इस पूरे परिचय में से जितने भी प्रश्न बना सकते हो 1 2 3 उन प्रश्नों को बना करके तैयार रखें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 10th क्लास के छोटे छोटे विद्यार्थी किस तरीके से अभी से अपनी सृजन क्षमता को अर्थात स्वयं अपने द्वारा अपने क्वेश्चंस बनाने की जो क्षमता दिखाते हैं वह बड़ा ही सराहनीय कार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।